हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इनाम ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी विद्यार्थियों ने भर भर के कमेंट में सिर्फ यही लिखा है कि सर मैथ्स का रिवीजन कैसे करें। तो साथियों, आप सभी के भारी डिमांड पे हमने आपके कक्षा 10वीं के गणित से 10 चैप्टर से 10 प्रश्न लेके आया हूं, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं और आप जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न अपना है, ये एपी से आया है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समांतर श्रेणी भी बोलते हैं। पहला प्रश्न साथियों समांतर श्रेणी से है। पहले प्रश्न में कह रहा है कि 2, 7, 12 ये डॉट डॉट बहुत आगे तक जा रहा है का 10वां पद ज्ञात कीजिए। मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं कि देखिए, ये जो 2 है ना, ये प्रथम पद है, मतलब पहला पद है। ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि तीसरे पद में कौन सी संख्या है, तो 1, 2, 3, तीसरे पद में 12 है। क्या है साथियों? 12 है। उसी तरह दूसरे पद में 7 है। उसी तरह जिस तरह ये बढ़ रहा है, उसी तरह ये बहुत आगे तक जाएगा साथियों। तो जिस तरह तीसरे पद में 12 है, उसी तरह चौथे पद में भी होगा, पांचवें पद में भी कोई ना कोई संख्या होगा, वही आपको पता करना है। तो उसी तरह सवाल में 10वें पद में भी कोई संख्या है, तो उसे बताना है आपको, वही आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस तरह आपको लिखना होगा, सॉल्यूशन लिखना होगा, एपी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये जो पहला जो पद है उसे बोलते हैं प्रथम पद। क्या कहेंगे साथियों? प्रथम पद। क्या कहेंगे? प्रथम पद। इसको ए से डिनोटेड किया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे टी से भी टी फॉर टर्म होता है, लेकिन ए से कर दीजिएगा, क्योंकि अपना जो फॉर्मूला बनेगा ना उसमें टी एन बराबर होता है, तो कंफ्यूजन ना हो ना, जिस कारण से ए मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। इसको आप A1 बोल सकते हैं, ये अपना A2 हो जाएगा, ये अपना A3 हो जाएगा, ठीक है साथियों। ध्यान दीजिए, तो हमने पहले पद को क्या लिख लिया? प्रथम पद बराबर ए। क्या लिख लिया साथियों? प्रथम पद मतलब ए। क्या लिखा? प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्रथम पद क्या हो गया? 2 हो गया। अब एक चीज और आपको निकालना है कि आखिर 2 से 7 हो रहा है, 7 से 12 हो रहा है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना का अंतर है, डिफरेंस कितना का है, तो उसको बोलते हैं इस चैप्टर में सार्व अंतर। क्या बोलते हैं साथियों? सार्व अंतर। इसको डी से डिनोटेड किया जाता है। डी पर होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। तो देखिए साथियों, सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना पड़ेगा। हमें बताइए, अगर 5, 10 है तो इसके बीच का अंतर कितना? आप कहिएगा सर इसमें +5 हो रहा है, तो आपने कैसे पता किया? आपने 10 में से मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाया। 10 में से 5 को मैं घटाऊं तो 5 होगा साथियों। सेम उसी तरह आपको यदि कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर निकालना हो तो आप आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना पड़ेगा आपको। तो मैं 7 में से 2 को घटाऊंगा साथियों, तो 7 में से अगर मैं 2 को घटाऊं तो कितना बनेगा? 5 बनेगा। क्या बनेगा? 5। तो यहां पे हमने सबसे पहले प्रथम पद ए बराबर 2 लिख लिया, क्योंकि पहला पद 2 है। उसके बाद हमने सार्व अंतर निकाल लिया, जो कि 5 पता चला। अब एक और चीज पता करना है, ध्यान से, आपको 10वां पद पता करना है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, उसी तरह ये बहुत आगे तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। फिलहाल आपको अनंत तक नहीं निकालना है, आपको केवल 10वां पद निकालना है, तो उसको n बोलते हैं। तो n का मान कितना हो गया? 10 हो गया साथियों। जैसे ही आपको a का मान, d का मान, n का मान पता चल जाए तो आप क्या कीजिएगा? आप 10वां पद निकालिएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा साथियों? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। देखिए t ऐसे ही रहेगा, और n कितना है? n का मान 10 है। अब सुनिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। t के जगह पे हमने t दिया, n को हटा के हमने क्या दिया? 10। इसका मतलब होता है 10वां पद निकालना है, 10th टर्म निकालना है, ठीक है, 10वां पद निकालना है। तो T10 इज इक्वल टू a का मान बराबर, a का मान देखिए साथियों 2, तो मैं 2 दूंगा, प्लस n का मान देखिए बड़ा ही फास्ट में करना क्योंकि रिवीजन चल रहा है आपका, ठीक है। तो n का मान 10 माइनस 1 आपको ऐसे ही रखना, n का मान 10 माइनस 1 ऐसे ही रखना, गुना d का मान चेक कीजिए, d का मान कितना साथियों? 5 है, गुना कर लीजिए, बस खेल खत्म। 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा साथियों? 9, गुना 5, 9 गुना 5, देखिए 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस 9 पंचे कितना हो जाएगा साथियों? 45।
और 45 दो कितना हो जाएगा 47। तो सुनिए यहां पे 10वां पद इस तरह आप लिखिएगा, अतः 10वां पद इस तरह लिखना है, 10वां पद क्या है 47 है, आपको इस तरह लिख देना है 10वां पद क्या है 47। तो बड़ा ही आसान था। ये जो सवाल है ये कौन से चैप्टर से आया है, तो ये चैप्टर है समांतर श्रेणी। तो आपका 10 चैप्टर में से एक चैप्टर हो चुका है, हमने 10 चैप्टर में से हर एक में से एक एक प्रश्न उठाया साथियों, ताकि आपका 10 चैप्टरों का रिवीजन हो जाए, क्योंकि आपका एग्जाम बड़ा ही नजदीक आ चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा। ये अपना दूसरा प्रश्न है जो कि ट्रिग्नोमेट्री से आया है, त्रिकोणमिति से आया है साथियों। ये अपना दूसरा प्रश्न है, कह रहा कि कॉट 15 कॉट ए बराबर 8। सुनिए थोड़ा सा, पहले क्या लिखा हुआ है थोड़ा उतार लीजिए, 15 कॉट ए बराबर क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सुनिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला चाहिए अपने को, तो मैं फॉर्मूला आपको सिखा रहा हूँ। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, एक होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है कॉसेक थीटा, फिर होता है सेक थीटा, क्या होता है साथियों सेक, और लास्ट में होता है कॉट थीटा। क्या होता है साथियों कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है। देखिए 3 का ट्रिक से फॉर्मूला में बताऊंगा, आप जस्ट उसका उल्टा कर दीजिएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। क्या होता है साइन का उल्टा कॉसेक होता है साथियों, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट हो जाता है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए इस तरह आप बना सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं, प्यारे इस तरह, प्यारे बेटा पप्पू, इस तरह बना सकते हैं, प्यारे बेटा पप्पू। अब बट्टा के नीचे देना है हाय, H4 होता है हाय, हाय बोल, B4 बोल। देखिए प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, इस प्रकार भी आप बना सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बट्टा के ऊपर पाकिस्तान भूखा प्यासा, नीचे देखिए हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए हमने 3 फॉर्मूला बनाया, साइन का बनाया, कॉस का बनाया, टेन का बनाया। अब मैं क्या करूंगा, बस उसका उल्टा कर दूंगा। तो साइन थीटा का होता है P बट्टा H, तो कॉसेक इसका उल्टा है, तो क्या हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा H बट्टा क्या हो जाएगा, उल्टा है ना, तो H ऊपर जाएगा और P नीचे चले आएगा। ठीक, कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा का क्या होता है B बट्टा H होता है, तो सेक इसका उल्टा होता है, तो H चले जाएगा ऊपर, H चले जाएगा ऊपर और B चले आएगा नीचे। टेन थीटा B क्या है, टेन थीटा बराबर P बट्टा B है ना साथियों, तो B चले जाएगा ऊपर और P आ जाएगा नीचे। देखिए हमने पूरे का पूरे जो अपना 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है, हमने सभी का फॉर्मूला लिख लिया। यहाँ पे अपने को कौन कौन फॉर्मूला चाहिए, तो एक कॉट का फॉर्मूला चाहिए साथियों। किसका फॉर्मूला, एक कॉट का फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक किसका फॉर्मूला, कॉट थीटा बराबर क्या होता है साथियों, फिलहाल देखिए एंगल के जगह पे क्या है, एंगल के जगह पे, कोण के जगह पे थीटा नहीं अपना ए है, तो आप ए कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप थीटा अल्फा बीटा गामा कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थीटा को हटा के मैं ए रखूंगा, क्योंकि सवाल में ए दिया गया है। तो कॉट ए बराबर क्या होता है साथियों, होता है कॉट ए बराबर क्या होता है, चेक कीजिए जरा, कॉट ए बराबर बी बट्टा पी। क्या होता है बी बट्टा पी, क्या होता है बी बट्टा पी होता है अपना ये फॉर्मूला। साइन का भी जरूरत है और सेक का भी जरूरत है, तो साइन का मैं भी यहाँ पे लिख ही लेता हूँ साथियों। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला देख लीजिए, साइन का क्या है P बट्टा, ये अपना साइन का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P बट्टा H होता है। और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का देख लीजिए, सेक का फॉर्मूला H बट्टा क्या होता है साथियों, H बट्टा B। क्या होता है सेक का H बट्टा B। हमने यहाँ पे सभी फॉर्मूला लिख लिया है, मैं इसे अब मिटा देता हूँ। ध्यान से देखना है आपको, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। अब क्या करना है हमें बताइए, कॉट ए, तो यहां पे आपको लिखना है कॉट ए बराबर 8 ऐसे ही रहेगा। कॉट ए के जो गुणा में होता है, जो इसके गुणा में होता है, तो वो बट्टा के नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कॉट ए का मान जैसे ही निकालेंगे 8 ऐसे ही रहेगा, जो गुणा में होता है वो बट्टा के नीचे जाता है। यहां से देखिए साथियों, यहां से देखिए हमने किसका मान निकाला, ध्यान दीजिए, हमने कॉट ए का मान निकाला 8 बट्टा 15 होता है। कॉट ए का मान क्या हो गया साथियों, 8 बट्टा 15 हो गया। यहां पे फिर से बराबर देना है और यहां से क्या करना है आपको, फॉर्मूला देखिए, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो B बट्टा P। आप पुट कीजिए, बस रख दीजिए B बट्टा P, क्या रखिए B बट्टा P। देखिए हमने क्या किया, हमने
कॉट ए का मान निकाला तो 8/15 आया। क्या आया? 8/15। फिर हमने इसके सामने कॉट ए का जो फॉर्मूला था उसको हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक, अब देखिए यहां से आपको मान निकाल लेना साथियों। यहां से ये बी का मान है, ये बी का मान है, तो बी का मान 8 और पी का मान कितना हो गया? 15 हो गया। क्या हो गया साथियों? बी का मान कितना हो गया? 8 और पी का मान कितना हो गया? 15। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इस तरह लिख लीजिए। यहाँ पे आप इस तरह लिख लीजिए साथियों। क्या लिखना है? b बराबर 8 और p बराबर कितना हो गया? 15 हो गया। सुनिए अब ध्यान से देखिए। अब इसके बाद आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं साथियों, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, जो कि बड़ा ही ध्यान से आपको देखना है। देखिए मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया हूं। ठीक, ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें। हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया। यहाँ पे देखिए, इसको जो है ना यहाँ पर आप ए मान लीजिए। ठीक, यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, एंगल ए मान लीजिए। ठीक, एंगल को ए, इसका नाम कुछ भी रख दीजिए आप, पी क्यू आर, आप कुछ भी रख दीजिए। यहाँ पे एंगल मानेंगे तो एंगल जहां पे बनेगा ना उसके सामने वाले को बोलेंगे पी। पी फॉर परपेंडिकुलर होता है साथियों, इसको लंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोल देते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? लंब। और जिससे लगा होता है उसको बोलते हैं आधार, बी बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं साथियों? आधार। क्या बोलते हैं? आधार, बेस बोलते हैं। और ये जो हो गया, जो तिर्यक ऊंचाई होता है क्रॉस करके होगा, उसको बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे साथियों? कर्ण। एच बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बनाया साथियों, हमने एक त्रिभुज बनाया जिसमें देखिए P क्या हो गया? P Q R नाम दे दिया। एंगल यहाँ पे बनाया, एंगल के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे साथियों? एंगल के सामने वाले भुजा को बोलेंगे साथियों P। क्या बोलेंगे? P। अब बगल में जो रहेगा उसको बोलेंगे B। क्या बोलेंगे? B। और जो यहाँ पे रहेगा उसको बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे साथियों? कर्ण बोलेंगे। ठीक, कर्ण बोलेंगे। देखिए अब क्या होगा, देखिए b का मान कितना है साथियों? तो b का मान आप कहिएगा कि सर b का मान तो 8 है, तो b कहां पे? यहां पे है ना, तो b की जगह पे 8 लिख देंगे ब्रैकेट में, मतलब b का मान 8। ये भुजा 8 हो गया। अब देखिए p का मान है, यस बिल्कुल आप कहेगा बिल्कुल सर, तो p का मान 15 है, तो ये भुजा हमको पता चल गया। मतलब हमें कौन सा भुजा पता है? तो हमें b पता है और p पता है, हमें कर्ण नहीं पता है साथियों। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस से, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पाइथागोरस जो अपना प्रमेय है उस प्रमेय से मैं क्या करूंगा साथियों, थ्योरम से क्या करूंगा, क्या निकालूंगा? h का निकालूंगा। तो यहाँ पे लिखना आपको पाइथागोरस से। क्या लिखना है? पाइथागोरस से। ठीक है, पाइथागोरस से लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है? पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है कर्ण निकालना साथियों। तो फॉर्मूला होता है इस तरह, फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर, क्या लिखना होता है? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब। क्या होता है साथियों? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण ऐसे ही रहेगा साथियों, ध्यान दीजिए। लंब कितना है साथियों? अपना लंब देखिए, लंब कितना है? 15 है ना, p को लंब बोलते हैं। ठीक है, तो p का मान कितना हो गया साथियों? 15 हो गया। कितना हो गया? 15। तो लंब को हटा के यहाँ पे मैं कितना दूंगा साथियों? 15 और स्क्वायर का स्क्वायर प्लस आधार। देखिए कितना है? आधार 8 है साथियों, 8 और स्क्वायर का स्क्वायर दूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए साथियों। अब क्या करना है यहाँ पे? 15 का स्क्वायर कितना होता है? तो 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का स्क्वायर होता है साथियों, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को आपको जोड़ लेना है साथियों। जब तक आप जोड़ेंगे नहीं तो तब तक कैसे होगा? तो 225 और 64 को जोड़ूंगा यहाँ पे, तो 5 4 कितना बनेगा साथियों? 9। 2 6 8 बनेगा और यहाँ पे 2, मतलब 289, 289। अब हमें बताइए साथियों, हमें बताइए क्या आपको 15 का स्क्वायर पता है? बिल्कुल कहिएगा आपकी सर कि 15 का स्क्वायर 225 होता है। क्या 16 का याद है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, 16 का होता है 256। उसी तरह 17 का होता है 289। जब 17 का स्क्वायर 289 हो सकता है तो 289 का वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट भी 17 होगा। तो यहाँ पे 289 का जो स्क्वायर रूट करेंगे, 289 का क्या करेंगे साथियों? 289 का क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, अगर मैं 289 का वर्गमूल करूं तो ये बन जाएगा 17। क्या बन जाएगा? 17 बन जाएगा। 17 लाइट थोड़ा लगा दीजिए, 17 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 17 बन जाएगा। तो अपना यहाँ पे जो हाइपोटेनस निकल गया मतलब कर्ण, देखिए अपना क्या निकला? कर्ण निकला साथियों। क्या निकला? कर्ण। तो कर्ण कितना आ गया? 17 आ गया। क्या आ गया? कर्ण 17 आ गया। ठीक है,
तो कर्ण क्या आ गया 17 आ गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो अपना त्रिभुज है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमें लंब भी पता चल गया है, हमें आधार भी, हमें क्या पता चल गया है कर्ण। अब बस आपको मान निकाल लेना है, बड़ा ही आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। मैं यहीं पे निकाल दूं क्या? इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, इधर अपना आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले हमने कॉट ए का इस्तेमाल करते हुए त्रिभुज के तीनों मतलब लंब, कर्ण और आधार का मान पता कर लिया। ठीक, अब अपना जो साइन ए का फॉर्मूला होता है P बटा H उसको लिखना है। आपको किसका मान निकालना है? साइन का। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखना साथियों साइन ए बराबर, साइन ए का फॉर्मूला होता है एंगल जहां बनेगा उसके सामने वाली भुजा को P बोलते हैं। क्या बोलते हैं? P। तो P बट्टा क्या बनेगा? H बनेगा। P बट्टा H क्या बनेगा? साइन का फॉर्मूला P बट्टा H बनेगा। तो P का मान कितना साथियों? P का मान चेक कीजिए, P का मान चेक कीजिए 15। तो यहाँ पे मैं 15 दूंगा, कितना आसान है ना। और हाइपोटेनस H का मान कितना है? 17। बस लीजिए ये रहा आपका आंसर। ये आंसर आ गया आपका, साइन ए का मान हो गया 15 बट्टा 17। दूसरा सवाल क्या था साथियों? सेक ए था ना, बड़ा ही आसान। देखिए ये भी बड़ा ही आसान है। सेक ए बराबर क्या है साथियों? सेक ए। अब सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? सेक ए का फॉर्मूला होता है H बट्टा V। क्या होता है साथियों? H बट्टा V। तो यहाँ लिखना आपको H बट्टा V। ध्यान दीजिए H का मान कितना है? हाइपोटेनस चेक कीजिए, तो हाइपोटेनस 17 है। क्या है साथियों? 17 और बट्टा देना है। और B बेस कितना है? 8 है। तो साथियों ध्यान दीजिए ये आपका आंसर हुआ। यहां से हमने किसका मान निकाला? सेक का। और यहां से हमने साइन का मान निकाला साथियों। तो बड़ा ही ध्यान से आपको देखना था। ये पूरा का पूरा सवाल जो है बड़ा ही सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। मैं समझा रहा हूं आपको इसलिए समय लग रहा है। ठीक है साथियों, तो ये अपना ट्रिग्नोमेट्री से था। ये हमने 10 प्रश्न के सीरीज में अभी 2 प्रश्न हमने कंप्लीट किया। क्या किया एक मरतबा और देखिए। सबसे पहले कॉट ए का मान निकाला, फॉर्मूला बताया, बी और पी का मान निकाल के जो हमारा समकोण त्रिभुज है उसमें डाल दिया। यहाँ से हमें कर्म नहीं पता था, कर्म निकाल लिया। कर्म जैसे ही पता चल गया हम साइन का फॉर्मूला लगाया, सेक का फॉर्मूला लगाया, बस मान बैठा है, आंसर आ गया। बस यही था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपना आया है आयतन और विड्थ से संबंधित क्षेत्र। कौन सा चैप्टर है? अगला प्रश्न है साथियों विड्थ से संबंधित क्षेत्र। चलिए शुरू करते हैं। देखिए तीसरा चैप्टर अपना ये है, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं, पहले समझिए आप, ध्यान समझिए, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां से हमने एक क्या बना लिया साथियों? हमने एक सर्कल बनाया, हमने एक वृत्त बनाया। तो कह रहा है कि वृत्त का जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। याद रहे, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं इस केंद्र, इसको सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इस सेंटर से यहां तक की जो दूरी होता है उसको बोलते हैं साथियों त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया। अब सवाल में कह रहा है कि इससे जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का बन रहा है साथियों? 60 डिग्री का। मान लीजिए कि 60 डिग्री का इस प्रकार कोण बन रहा है। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का। तो यहाँ से एक रेखाखंड खींचना पड़ेगा। और रेखाखंड जैसे खींचूंगा मैं तो ये एक तरह से क्या बन गया साथियों? ये अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगर कोई त्रिज्या याद रहेगा, याद रखना साथियों, जीवन में हमेशा याद रखना है। अगर कोई वृत्त है, इसका यहां से यहां तक त्रिज्या अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इसको भी 3 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। इसका कोई भी त्रिज्या हो सभी को 3 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। ये नियम है वृत्त का। ठीक है साथियों, समझिए, आप ध्यान दीजिए। ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी बन जाएगा अपना 6 सेंटीमीटर। अब ये जो एरिया ग्रहण किया, ये जो क्षेत्र ग्रहण किया, इसे ही तो बोलते हैं साथियों त्रिज्या खंड। इसे ही बोलते हैं त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं साथियों? त्रिज्या खंड। तो आपको बड़ा ही सिंपल है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपको क्या करना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो अपना त्रिज्या खंड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। इसका इस्तेमाल करेंगे और यहां से मैं इस एरिया का निकालूंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप कोई रेस्टोरेंट में गए हैं या फिर कहीं भी गए हैं। ठीक है, आपको एक रोटी मिल रहा है या फिर कुछ भी, पिज्जा एग्जांपल मान लीजिए। ठीक है, पिज्जा मान लीजिए। ठीक है, कोई पिज्जा है, वो उस पिज्जे को ध्यान दीजिए, अगर इतना टुकड़ा आप खा लेते हैं, इतना टुकड़ा खा लेते हैं, आपको पिज्जा पसंद नहीं आता, आप रिटर्न कराना चाहते हैं, आप ये जो बचा हुआ पिज्जा है इसे आप वापस कराना चाहते हैं, तो जो ऑनर रहते हैं, दुकान के जो मालिक रहेंगे, वो आपसे कहेगा सर आपने कितना खा लिया है? वो तो नहीं होगा, वो तो झूठा हो गया, इतना क्षेत्र तो झूठा हो गया, वो थोड़ी वापस होगा। तो इतना को सबसे पहले पूरा क्षेत्र में से इतना क्षेत्र को क्या करूंगा? मैं हटा दूंगा कि हमने इतना क्षेत्र को बर्बाद कर दिया, और उस हिसाब से पैसा को भी हटा दूंगा। ये आपका बचा हुआ पिज्जा रहेगा, इसका पैसा होगा तो वो रिटर्न कर देगा। बस यहीं पे इसका काम है। ध्यान दीजिए फिर से, अगर कोई पिज्जा है, अगर हमने इतना खाया
तो कितना क्षेत्र खाया वो कौन बनाएगा साथियों, कौन बताएगा, वो बताएगा त्रिज्या खंड। इसे मैं कहूंगा त्रिज्या खंड। साथी इसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। हमें उम्मीद है आपको ये त्रिज्या खंड समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। ये मैं थोड़ा सा वृत्त को, इस वृत्त को समझ लीजिए, एक मिनट, इस वृत्त को मैं थोड़ा साइड कर देता हूं। ठीक, देखिए यहां ध्यान दीजिए। आपको सबसे पहले क्या लिख लेना, सवाल में क्या दिया, त्रिज्या दिया ना साथियों, तो लिख लेना त्रिज्या। त्रिज्या त्रिज्या को लिखना है r बराबर, त्रिज्या r बराबर कितना है साथियों, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या r बराबर कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है। और थीटा बराबर लिखना आपको, ये जो केंद्रीय कोण है ना, ये जो केंद्रीय कोण है ना साथियों, ये जो केंद्रीय कोण है ना, इसको थीटा मान लीजिए। क्या मान लीजिए, थीटा। थीटा बराबर 60 डिग्री। तो थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा साथियों, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमने त्रिज्या सवाल से ही लिखा है, सवाल में बिल्कुल साफ दिया हुआ है। सवाल में बोल रहा है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और थीटा का मान मतलब केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो इस तरह आपको लिखना है, इस तरह आपको लिखना पड़ेगा साथियों, इस तरह लिखना पड़ेगा त्रिज्या खंड, इस तरह लिखना पड़ेगा त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड लिखना पड़ेगा साथियों, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखना पड़ेगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। ठीक है, पाई का मान चेक कीजिए, बताइए हमें। पाई का मान होता है 22/7। याद रहे साथियों आपको, पाई का मान 22/7। यदि दशमलव हम बोले तो 3.14 और ये काफी आगे तक जाता है। ठीक, सुनिए, तो पाई का मान 22/7 गुना का चिन्ह, आर का मान चेक कीजिए, तो आर का मान 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मैं 6 सेंटीमीटर और आर स्क्वायर है ना साथियों, स्क्वायर का मैं स्क्वायर लगाऊंगा। ठीक, गुना का चिन्ह। थीटा का मान चेक कीजिए, 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डिग्री देना। ठीक, 60 डिग्री और बट्टा देना है 360 डिग्री का 360 डिग्री देना। हमें बताइए क्या कहीं पे कुछ कट रहा है, जैसे ही कटेगा ना आपको काट देना है, यहाँ से बस आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ज्यादा कुछ यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ध्यान से समझिए। आप 22/7, 22/7 अपना ऐसे ही रहेगा। 6 का स्क्वायर बताइए साथियों, 6 का स्क्वायर क्या 36 नहीं होता? बिल्कुल आप कहिएगा सर हाँ बिल्कुल, 6 का स्क्वायर 36 होता है। सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर 36, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर गुना। यहाँ पे काट तू क्या, ध्यान से देखिए साथियों, मैं यहीं पे काट देता हूं इसे। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 6 कम 6 और 6 छक्के 36। आप ऐसे भी काट सकते हैं, 60 छक्के 360। ठीक है, 360। तो कितना आ गया साथियों, ये तो पूरा कट ही गया। तो गुना देने का कोई जरूरत है ही नहीं, इधर गुना देने का कोई जरूरत है ही नहीं। अब बट्टा के नीचे मैं क्या लगा दूंगा, सिर्फ बट्टा के नीचे ये क्या बना है अपना 6 आया। ये 2 नहीं, ये 2 तो ये जो 2 है ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है साथियों। देखिए अब यहां से अपना आंसर बड़ा ही आसानी से आ जाएगा। देखिए 22/7 गुना क्या बनेगा साथियों, फिर कटेगा, फिर कटेगा। कितना आसान है, 6 कम 6 और 6 छक्के 36। आपका आंसर आ गया, बस कुछ करना ही नहीं। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपका आंसर आ गया। देखिए कैसे 22 को, अब देखिए ये 7 6 के साथ कटेगा, ये तो पूरी तरह कट गया। 7 6 के साथ नहीं कटेगा साथी, जब ना कटे तो ऊपर को ऊपर के साथ गुना कर दिया जाता है। तो 22 छक्के 6 दूना क्या हो जाएगा साथियों, 6 दूना 12, फिर होगा 6 दूना 12 और 1 हासिल। कितना हो गया 13। कितना हो गया 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, मतलब 22 छक्के होता है 136। 22 छक्के कितना होता है साथियों, 22 छक्के होता है 136। बताइए जल्दी बताइए। अच्छा सॉरी ना, यहाँ पे एक मिनट कैसे कर दिया, 1 मिनट। देखिए 6 दूना 12 क्या हो जाएगा साथियों, 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13, 132 बनेगा। ठीक है, तो 22 छक्के कितना बनेगा 132, 22 छक्के 132 और बट्टा के नीचे 7 और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। देखिए हमने ये 60 डिग्री का जो एरिया, जो त्रिज्या खंड हमने बोला है, उसका क्षेत्रफल मैं बताऊं तो क्षेत्रफल कितना हो गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। साथियों आप चाहे तो भाग देकर के दशमलव में निकाल सकते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में यही आंसर है। ठीक है, तो आंसर जो है वहीं तक मैं छोड़ रहा हूं, बाकी आप चाहे तो शुद्ध रूप से दशमलव में निकाल सकते हैं, बाकी एग्जाम के दृष्टि से यहीं तक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा, एनसीईआरटी में आपका यही आंसर है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न जो है वो कौन से चैप्टर से आया है, ये अपना जो चैप्टर है ये वास्तविक संख्या रियल नंबर से आया है। आपका जो कक्षा 10वीं का गणित है उसका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर से आया है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF निकालना साथियों। क्या निकालना है? HCF और LCM निकालना। ये बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, 12, देखिए A नंबर का मैं आंसर निकाल रहा हूं तो A लिख लेना, ठीक। यहाँ 12 है ना, तो 12 के बराबर देना, ये बहुत आसान है। अगर इस प्रकार का एग्जाम में सवाल आता है ना तो बहुत ही आसानी से आप 2 नंबर पर आप कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हमने जो भी 10 प्रश्न लेके आया हूं वो सारे के सारे 2 नंबर पे, ठीक है। यदि आप 10 प्रश्न बहुत बढ़िया से कर लेते हैं तो सभी के सभी 2 मार्क्स के हैं, मतलब 2 मार्क्स के हैं। तो कितने हो जाएंगे साथियों? 10 गुना 20 नंबर हो जाएंगे, मतलब 20 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक। बड़ा ही ध्यान से देखना है, 20 नंबर का सवाल है, ठीक। देखिए यहाँ देखिए, तो 12, यहाँ पे 12 था तो हमने 12 के बराबर लिखा, 15 है तो 15 के बराबर लिखना है, 21 है तो 21 के बराबर लिखना है। देखिए ध्यान दीजिए, हमने अभी कुछ भी नहीं किया है, अभी हमने केवल 12, 15, 21 लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, सभी का गुणनखंड करूंगा। क्या करूंगा साथियों? गुणनखंड करूंगा। गुणनखंड, गुणनखंड, ध्यान दीजिए, वो भी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या से लगाना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से अगर नहीं लगेगा तो 3 से, फिर मैं 5 से लगाऊंगा, 7 से लगाऊंगा साथियों, 9 से नहीं लगाऊंगा क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं, वो भाज्य संख्या है, ठीक है। तो 7, फिर क्या हो जाएगा साथियों? 7 के बाद क्या होगा? 11 होगा, 13 होगा, इसी तरह बहुत आगे तक जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले अपने को 12 लेना है, 12 को बुलाना है, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाना है, 2 तिया 6। अब इसमें 2 से नहीं लगेगा साथियों तो 3 से लगाऊंगा, 3 एकम 3। तो 12 का गुणनखंड क्या बन गया साथियों? 2 गुना 2 गुना 3। उसी तरह आपको किसका निकालना है? उसी तरह साथियों किसका निकालना है? उसी तरह आपको निकालना है 15 का। 15 का क्या आप निकालिएगा? नहीं, आपको नहीं निकालना 15 का। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए 15 क्या 3 गुना 5 नहीं होता है? 3 पंचे 15, इससे आगे हो ही नहीं सकता है, होगा ही नहीं। तो आपको कुछ करना ही नहीं, गुणनखंड निकालने की कोई जरूरत नहीं है। 15 तो 3 गुना 5, चेक कीजिए, 3 पंचे 15। गुणनखंड करने के बाद हमेशा एक मरतबा चेक करना, 2 दूना 4, 4 तिया 12, बिल्कुल सही है। 3 दूना 5, सॉरी 3 पंचे 15। देखिए 21 का क्या हो जाएगा? 3 सत्ते 21 साथियों। तो यहाँ पे हमने 12, 15 और 21 का एलसीएम, सॉरी एलसीएम नहीं, गुणनखंड कर रखा है, वो भी अभाज्य गुणनखंड साथियों, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी देखिए, ये सारे तीनों संख्या अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, तो ये अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको कहना था कि अभाज्य गुणनखंड विधि, कौन सा रूल होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालना। HCF मतलब आपको मौसम क्या होता है साथियों? HCF मतलब मौसम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, मौसम। तो मौसम कितना कितना का निकालना साथियों? तो 12, 15 और 21, 12, 15, 21 बराबर। मौसम का खास बात होता है साथियों कि तीनों जो अपना गुणनखंड है, मतलब देखिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, 12 का गुणनखंड ये रहा, 15 का गुणनखंड ये रहा, 21 का गुणनखंड ये रहा। तो तीनों में जो कॉमन हो, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, ठीक है। तो तीनों में कॉमन क्या है? कौन कॉमन है? तो देखिए 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, तो मौसम बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना आसानी से बन गया ना साथियों, कितना आसानी से बन गया। ये मौसम हमने निकाल लिया। अब मैं क्या निकालूंगा? अब मैं निकालूंगा लॉस। क्या निकालूंगा? लॉस। अब कुछ भी नहीं करना आपको, इसको इस तरह लिखना है, लॉस। क्या निकालना है? लॉस। एलसीएम मतलब लॉस। 12, 15 और 21 का क्या निकालना साथियों? एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए आपको याद रहे, एलसीएम में ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या प्लस में, सुनिए, अगर किसी के पास 2 मर्तबा गुना में है, किसी के पास 1 मर्तबा है, तो 1 मर्तबा वाले को नहीं लेना, 2 कितना मर्तबा ज्यादा अधिक मर्तबा गुना में जो रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेना। 2 देखिए, 2 मर्तबा है तो दोनों ले लेना, ठीक। 2 मर्तबा है तो दोनों ले लेना। 3 1 मर्तबा इसके पास, 1 मर्तबा इसके पास। अगर किसी के पास 2 मर्तबा होता तो इन दोनों को छोड़ के वो 2 मर्तबा मैं ले लेता, लेकिन इनके पास भी 1 मर्तबा, इनके पास भी 1 मर्तबा, इनके पास भी 1 मर्तबा, तो आपको एक ही मर्तबा लेना पड़ेगा, ठीक है। 5 देखिए, पूरे में से ज्यादा से ज्यादा कितना मर्तबा है? 5, तो एक ही मर्तबा है, तो ले लीजिए, ठीक। ज्यादा से ज्यादा देखना पड़ता है। 7 देखिए, 1 मर्तबा, यहाँ पे कहीं पे 2 मर्तबा है, 3 मर्तबा है तो वो ले लेंगे। कहीं पे अगर बताइए हमें एलसीएम में क्या लीजिएगा? 7 गुना 7 रहे, और किसी के पास 7 गुना 7 रहे, और किसी के पास 7 रहे, बताइए आप क्या लीजिएगा? आप ज्यादा से ज्यादा गुना में जो रहेगा उसको सेलेक्ट करना है। 3 को 7 ले लेना साथियों, ठीक है। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, बेसिक चीज, ठीक। यहाँ पे 5 लेना है और प्लस में 7 भी ले लेना है, गुना कर लीजिए। 2 गुना का कितना हो जाएगा? 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 को 7 से गुना करूंगा तो 7 छक्के 42 और वो 0, कितना हो गया साथियों? 420। तो यहाँ पे हमने
जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें कह रहा था कि HCF निकालिए, तो जैसे ही हमने HCF मतलब मौसा निकाला तो 3 आया साथियों। कितना आया? 3 आया। कितना आया? 3। ये अपना HCF है। क्या साथियों? ये अपना HCF है, HCF। और ये अपना लौसा है, लौसा का आंसर आया 420। तो ये था कौन से चैप्टर सर? कौन सा चैप्टर था? तो ये अपना है वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? रियल नंबर। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न अपना 5वां प्रश्न है। ये 5वां प्रश्न जो कि कौन से चैप्टर से आया है? ध्यान दीजिए, बहुपद से आया। क्या आया है? ये द्विघात बहुपद। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिख लीजिएगा द्विघात। क्या लिख लीजिएगा? द्विघात। क्या लिख लीजिएगा? द्विघात बहुपद। ये आया है द्विघात बहुपद से, ठीक है, मतलब द्विघात बहुपद बहुपद से आया। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 3 और 2 है। देखिए सुनिए, यदि आपको एक बहुपद निकालना है, ठीक है, एक बहुपद निकालना है, उसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा हो, तब क्या करना है? तब उस बहुपद का रूप पहले समझिए। यदि शून्यकों का योग अल्फा और बीटा का मान दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा, इसे शून्यकों का गुणनफल, इसे शून्यकों का योग बोलते हैं। अगर ये दोनों दे रखा है तब अपना कौन सा रूप होगा साथियों? तो आपको बहुपद का कौन रूप लगाना है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपको बहुपद का रूप लगाना है, ठीक है। ये रूप नहीं लगाना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये सामान्य रूप, ये अभी यूज नहीं करना है, अभी आपने को ये यूज करना है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें अल्फा और बीटा और शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल अभी अपने को सवाल में दे रखा है। यदि नहीं देता तब मैं वो इस्तेमाल करता, ठीक। ध्यान दीजिए, बड़ा ही ध्यान देना, आपको बड़ा ही ध्यान से देखना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सवाल में देखिए कह रहा है कि शून्यकों का योग क्या है? शून्यकों का योग और गुणनफल। तो योग पहले बोला तो -3 योग है, गुणनफल बाद में बोला, क्रमशः में यही रहेगा, जो पहले बोलेगा तो पहला वाला क्रमशः उसी का मान, दूसरा में क्या बोला? गुणनफल, तो दूसरा वाला मान गुणनफल। मतलब यहाँ से मैं ये लिख सकता हूं कि शून्यकों का योग को अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? शून्यकों का योग को अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, और अल्फा इंटू बीटा जिसको शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं, ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है, इसका मान है 2। देखिए हमने शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल लिख रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? मैं बहुपद का वो रूप लाऊंगा जो जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा हो। तो अपना क्या है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, बड़ा ही ध्यान से देखना है अपने को। कौन सा बहुपद ज्ञात करना है? द्विघात। इस तरह लिखना है द्विघात बहुपद। क्या लिखना है? द्विघात बहुपद बराबर कौन सा फॉर्मूला याद रहेगा आपको? ध्यान दीजिए, बड़ा ही ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला आपने को इस्तेमाल करना, ठीक है साथियों। ये फॉर्मूला हमें उम्मीद है कि आप इसे याद रखेंगे, हमें उम्मीद है कि इसे आप याद रखेंगे। ये अपना फॉर्मूला, ठीक है। एक्स को कुछ भी नहीं करना है, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस। हमें बताइए ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है? -3। आप कहेंगे सर -3, तो पुट कीजिए ना, डालिए ना, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक। अल्फा प्लस बीटा का मान -3 और एक्स को इसी तरह लिखूंगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी है क्या? तो अल्फा इंटू बीटा का मान साथियों देखिए कितना है? अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 रखूंगा। देखिए कितना आसानी से बन गया, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, मैं गुना करूंगा, बस हो गया, अपना बहुपद तैयार है। बड़ा ही आसान है, कितना आसान है ना, बड़ा ही आसान है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस गुना होके प्लस हो जाता है साथियों। 3 को एक्स से गुना करूंगा तो 3x हो जाएगा, अब प्लस ये 2 का 2। ये रहा अपना बहुपद। क्या साथियों? ये अपना द्विघात बहुपद, जिसके अधिकतम घात 2 हो उसे मैं द्विघात बहुपद कहूंगा। क्या कहूंगा? द्विघात बहुपद। तो ये अपना सवाल में कह रहा था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये हमने क्या ज्ञात किया? यही तो है साथियों द्विघात बहुपद। तो आप समझ लीजिए, जो सवाल में दिया था वो शून्यकों का योग, ये शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के योग को अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, शून्यकों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। यहाँ पे हमने जब शून्यकों का योग, जब शून्यकों का गुणनफल दिया हो तब ये रूप लिख के इसमें पुट हमने अल्फा प्लस बीटा का मान डाला, अल्फा इंटू बीटा का मान डाला, बस हमने गुना किया और ये अपना बहुपद बन गया। तो अब हम लोग चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। बने रहिएगा, क्योंकि मैं 10 चैप्टर से 10 प्रश्न लेके आया हूं, ताकि आपके मैथ्स का रिवीजन हो। आपने तो कमेंट ही भर दिया था कि सर रिवीजन कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। देखिए ऐसे कीजिए, 10 चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हम लोग चलते हैं अब छठे प्रश्न की ओर। ये द्विघात समीकरण से आया है। ये द्विघात थोड़ा सा पीसी में थोड़ा सा ये हो जाता है टाइपिंग में, ठीक है। द्विघात इस तरह होता साथियों, ऐसे नहीं होता, ठीक है। द्विघात समीकरण
ये पूरा का पूरा द्विघात समीकरण है कि मूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है आपको? मूल ज्ञात करना है। तो सुनिए, मूल ज्ञात करने के लिए फिलहाल अभी हमारे पास सिंपली दो तरीके हैं, ठीक है। मूल ज्ञात करने के लिए एक तो आपका गुणनखंड विधि हो गया, कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। और एक कौन सा विधि हो गया? एक आपको विवेचक निकालने के बाद जो मूलों की प्रकृति होती है उसके थ्रू निकालना होता है। तो कक्षा 9वीं में आप गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कक्षा 10वीं में आप जो है ना कौन सा विधि का इस्तेमाल कीजिएगा? तो आपको इस्तेमाल करना है विवेचक के थ्रू जो निकलता है उससे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसे गुणनखंड चले आते हैं जिसका गुणनखंड निकालना असंभव होता है, मतलब बहुत कठिनाई होती है, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या करना आपको। सबसे पहले आपको सवाल लिख लेना साथियों। क्या है सवाल? 3x² माइनस 2√6 x को बाहर करना रूट से, ठीक है, प्लस 2 बराबर में 0। सबसे पहले मैं विवेचक निकालूंगा। क्या निकालूंगा साथियों? विवेचक। तो विवेचक निकालने के लिए आपको a और b और c का मान पता होना चाहिए। तो x² का जो गुणांक होता है, x² का गुणांक 3 है, जो गुना में लगाओ, तो x² का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है। तो a का मान अपना क्या हो जाएगा साथियों? 3 हो जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा? -2√6 हो जाएगा, -2√6 हो जाएगा। और c का मान क्या हो जाएगा? c का मान हो जाएगा, ध्यान दीजिए, हमने a, b और c का मान निकाल लिया। हमने a और b और c का मान निकाल लिया। यहां से मैं विवेचक निकालूंगा। आपको निकालना पड़ेगा विवेचक, लिखना पड़ेगा विवेचक। विवेचक को विविक्त कर भी बोलते हैं, इसको d से डिनोटेट किया जाता है। और विवेचक का सूत्र होता है b² - 4ac। क्या होता है साथियों? b² - 4ac। v का वैल्यू चेक कीजिए, तो v का मान जो है -2√6। देखिए b का मान -2√6 हमने यहाँ पे पुट किया और स्क्वायर का स्क्वायर दिया, -4 गुना a का मान देखिए, तो a का मान है 3 गुना c का मान चेक कीजिए, तो c का मान है 2। ध्यान दीजिए, देखिए माइनस का स्क्वायर हो गया साथियों। माइनस का स्क्वायर जो होता है वो प्लस होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसके बीच में गुना का चिन्ह होता है। √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। अब प्लस चाहे तो नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, गुना का चिन्ह होता है, इसके बीच में गुना का चिन्ह। √6 का स्क्वायर 6 होता है, दे दिए हम। यहाँ पे हो गया माइनस, गुना कर देना, 4 × 12 और 12 गुना क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। देखिए 6 चौक कितना हो जाएगा साथियों? 24 - 24। 24 में से 24 गया 0। अब देखिए यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिखता हूं, यदि b² - 4ac मतलब विवेचक 0 के बराबर हो, तब जो मूलों की प्रकृति होता है, नेचर होता है, वो होता है वास्तविक। क्या होता है साथियों? वास्तविक और समान। क्या होता है? वास्तविक और समान। हमने अभी मूल नहीं निकाला साथियों, सुनिए। अब जो मैं मूल निकालूंगा वो बिल्कुल वास्तविक होगा, रियल नंबर होगा। प्लस में, सुनिए, प्लस में ये क्या होगा? समान होगा। मूल मतलब 2 आंसर आएंगे साथियों, ठीक है। 2 आंसर निकलेगा। 2 आंसर में आप चेक कीजिएगा, दोनों आंसर बिल्कुल सेम होगा। अगर यहाँ पे होता वास्तविक और असमान, तो वो दोनों आंसर क्या होंगे साथियों? अलग होते। बट यहाँ पे अपना क्या आया है? वास्तविक और समान, तो दोनों आंसर क्या होंगे? समान होंगे। तो अब मैं मूल निकाल रहा हूं, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे मूल निकाल रहा हूं। तो मूल का फॉर्मूला होता है इस तरह। मूल क्या होता है साथियों? मूल बराबर, मूल का फॉर्मूला होता है -b ± √b² - 4ac बट्टा 2a। साथियों ये अपना होता है मूल निकालने का फॉर्मूला। ये अपना होता है मूल निकालने का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? मूल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे मैं वहीं से मान डालूंगा, ठीक। ध्यान से देखिए, बड़ा ही ध्यान से देखना, बड़ा ही आसान है, कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक। माइनस जैसे का तैसे रहेगा। b का मान चेक कीजिए, तो -2√6, तो -2√6, ठीक है साथियों। हमने b का मान -2√6 जैसे का तैसे डाला, ये वाला माइनस डाल दिया, ठीक। प्लस माइनस का प्लस माइनस देना है आपको। देखिए b² - 4ac का इतना मेहनत से हमने मान निकाला, क्या आया था साथियों? 0। b² - 4ac तो था, यही तो था ना, रूट के अंदर बंद है, तो 0 को मैं इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 गुना a का मान चेक कीजिए साथियों, a का मान हो गया 3। अब देखिए कितने आसानी से बन जाएंगे, ठीक। माइनस माइनस गुना होके प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं भी देंगे चलेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 2√6 जैसे का तैसे, माइनस माइनस गुना होके प्लस, प्लस लगा हुआ है, अभी भी प्लस है इसके साथ, ठीक। प्लस माइनस ऐसे लिखना है, रूट के अंदर 0 रहेगा ही। यदि आप हमें बताइए, आप जो है पिंजरे में हवा को थोड़ी कैद कर सकते हैं, सेम चीज है। हवा को जो रूट के अंदर है 0 को नहीं रख सकते हैं। जैसे ही आप रखिएगा वैसे ही निकल जाएगा ये। तो 0 को रूट के अंदर डाल रहे हैं आप, लेकिन निकल जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा साथियों? 0 रूट के अंदर टिकने वाला नहीं, तो बाहर आ गया।
ठीक है। उसके बाद 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ से अब अलग कर लीजिए, ठीक। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक। देखिए प्लस माइनस का मतलब होता है एक मर्तबा प्लस वाले के साथ, एक मर्तबा माइनस वाले के साथ, एक मर्तबा प्लस वाले के साथ, एक मर्तबा माइनस वाले के साथ। देखिए 2√6 प्लस 0/6, एक क्या हो जाएगा 2√6 माइनस 0/6। साथियों ध्यान दीजिए, प्लस माइनस का मतलब होता है ये पूरा का पूरा संख्या एक मर्तबा प्लस के साथ और एक मर्तबा माइनस के साथ। हमने जैसे का तैसे लिखा, बस ध्यान दीजिए, एक प्लस, एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस। यहां से अपना क्या हो जाएगा, 2√6 में 0 जोड़ूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2√6/6। ध्यान दीजिए, 2√6 में से 0 घटाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2√6/6। यहां से काटूंगा मैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो आंसर क्या आया, √6/3। इसमें कितना आया साथियों, √6/3। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इसके जो दो आंसर निकलेंगे वो बिल्कुल समान होंगे। हमें बताइए ये आंसर क्या बिल्कुल समान नहीं है, बिल्कुल समान है, वास्तविक और समान है, ठीक है। तो ये अपना कौन सा प्रश्न था साथियों, तो ये अपना प्रश्न था कौन सा, देख लीजिए, थोड़ा छोटा करने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये अपना छठा प्रश्न था। बने रहिएगा, पूरे का पूरा अभी हमने 6 चैप्टर से 6 प्रश्न लिया है। अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे अपना 7वां प्रश्न है। क्या है 7वां प्रश्न, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये नियामक ज्यामिति से है। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का जो है फेवरेट सवाल बन गया है, एकदम मतलब हमेशा पूछते रहते हैं, इतना फेवरेट है कि क्या बोलूं मैं। तो क्वेश्चन कितने हैं, 7। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a और b से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब सेम दूरी। सुनिए, यहाँ एक आप ग्राफ बनाइए, ये भी y एक्सिस होता है, ये भी होता है, ठीक। अब कहीं भी मान लीजिए ये y अक्ष मान लेता हूं मैं, ये y अक्ष। तो y अक्ष याद रखिएगा हमेशा, y अक्ष पर जो निर्देशांक होता है वो y का मान, ध्यान दीजिए, y अक्ष का जो निर्देशांक होगा ना, निर्देशांक जिसमें x का मान हो और y का मान, पहला x का मान, ये वाला y का मान, तो x का मान हमेशा 0 होगा और y का मान जो रहेगा वही रहेगा। फिलहाल y का मान अपना y हो जाएगा। अब सुनिए, x अक्ष पर क्या होगा, अब कितने विद्यार्थी कहेंगे सर x अक्ष पे बता दीजिए, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव में भी बन जाते हैं, ठीक है। तो x अक्ष पे निर्देशांक क्या होगा, सुनिए, x अक्ष पे y का मान 0 होगा और x का मान x हो जाएगा। अगर संख्या रहेगा तो x की जगह पे संख्या आ जाएगा, ठीक। सुनिए, y अक्ष पे x का मान 0, x अक्ष पे y का मान 0। अभी अपने सवाल में क्या कह रहा है, y अक्ष, तो कौन सा निर्देशांक सेलेक्ट कर लेना साथियों, 0, y। तो मान लीजिए ये वाला जो निर्देशांक है, ये जो आपको बिंदु दिख रहा है, इसका निर्देशांक y, 0। कोई बिंदु मैं मान लेता हूं, इसको a मान लेता हूं, और a का निर्देशांक कितना दिया है, a का निर्देशांक 6,5 दिया है। और यहीं पर मैं मान लेता हूं साथियों b मान लेता हूं, और b का निर्देशांक कितना है, -4,3। सवाल में कह रहा है कि इस y के जगह पे क्या रखे हम, कौन सा संख्या रखे, क्योंकि ये चर है, वेरिएबल है, इसके मान बदलेंगे। तो y के जगह पे क्या रखे जो यहां से यहां तक का दूरी और यहां से यहां तक का दूरी बिल्कुल समान हो। तो मैं क्या करूंगा साथियों, क्या आपको पता है नियामक ज्यामिति में क्या होता है, मैं इन दोनों के बीच का दूरी निकालूंगा। इन दोनों के बीच का दूरी मान लीजिए कि 2 आया, बराबर दूंगा, मान लेते हैं 2 आया, मान लेते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को मैं निकालूंगा, फिर इन दोनों के बीच की दूरी को निकालूंगा और आपस में बराबर करके y का मान निकालूंगा। किसका मान निकालना है, y का मान। तो अभी केवल हमने समझाया है, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। देखिए ध्यान दीजिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समदूरस्थ वाला, संरेख वाला, एक रेखीय वाला, ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है साथियों, बड़ा ही ध्यान से देखना। आपको इस तरह लिख लेना है, y अक्ष पर निर्देशांक लिख लेना है आपको, y अक्ष पे निर्देशांक साथियों लिख लेना आपको, y अक्ष पे निर्देशांक क्या हो जाएगा, y अक्ष पे अभी हमने बोला y का मान तो y ही रहेगा, y का मान तो y ही रहेगा, लेकिन x का मान 0, ठीक। अब देखिए अपना a क्या हो गया साथियों, a का मान दिया हुआ है 6,5, b का निर्देशांक दिया हुआ है -4,3। देखिए आप चाहें तो इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए जिस कारण से मैं इसे मिटा करके सीधे लिख रहा हूं। सुनिए, a का निर्देशांक देखिए कितना दिया हुआ है
कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। ठीक, बी का निर्देशांक देखिए क्या दिया हुआ है, -4,3 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, ये वाला पहला निर्देशांक का पहला वाला मान x1 होता है, दूसरा वाले निर्देशांक का पहला वाला मान x2 होता है, तीसरे वाले निर्देशांक का पहला वाला मान x3 होता है। क्या ये आपको समझ में आया? पहले वाले निर्देशांक का दूसरा वाला मान y1 होता है, दूसरे वाले निर्देशांक का दूसरे वाला मान y2 होता है, तीसरे वाले निर्देशांक का दूसरा वाला मान y3 होता है। एक मर्तबा और समझिए, x1 का मान, x2 का मान, इसका पहला x1, इसका पहला x2, इसका पहला x3, इसका दूसरा y1, इसका दूसरा y2, इसका दूसरा y3। क्या मैं जब फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या आप बता सकते हैं? तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, यहां देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पे आपको लिखना है, इस तरह लिख लेना है। आपको क्या करना है, इन से इनके बीच का दूरी निकालना है। ठीक, और इन से इनके बीच का दूरी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे कुछ मान लूं, क्या इसे कुछ मान लूं, तो यहाँ पे आप इसे कुछ नाम रख लीजिए। यहाँ पे इसका नाम ओ रख दो साथियों, तो इसका मैं ओ रख देता हूँ। ठीक, इसका नाम ओ रख देना। तो आपको ओ से किसका दूरी निकालना है, ए का दूरी निकालना है। तो लिखूंगा ओ ए, क्या लिखना आपको, ओ ए की दूरी, क्या निकालना है, ओ ए की दूरी बराबर, फिर ओ से किसका दूरी, बी का, तो आपको फिर लिखना है ओ बी की दूरी। फॉर्मूला क्या बनेगा, जब दो निर्देशांक हो तो दूरी सूत्र क्या बनता साथियों, दूरी सूत्र आपको इस तरह बनाना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, फिर क्या बनेगा साथियों, इधर भी सेम बनेगा, इधर भी सेम बनेगा, इधर भी क्या बनेगा, मैं थोड़ा सा इसे मिटा देता हूं, इसका भी कोई काम नहीं, समझाने के लिए मैंने किया था। ठीक, ध्यान दीजिए, देखिए इधर रूट को आगे बढ़ा देना, इधर भी सेम फॉर्मूला x1 माइनस x2 का, ये दूरी सूत्र है साथियों। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखिए मैं मान बैठाऊंगा, बड़ा ही ध्यान से देखना, x1 का मान 0 तो 0 देना, माइनस देखिए x2 का मान साथियों y, तो y देना है, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y1 का मान चेक कीजिए, तो एक मिनट साथियों, एक मिनट। x1 का मान क्या है, लाइट के कारण थोड़ा सा यहाँ पे दिखने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो x1 का मान कितना है, 0, तो हमने 0 दिया, माइनस का माइनस। x2 का मान चेक कीजिए, ये रहा x2 6, तो यहाँ पे दूंगा 6, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, ठीक, y1 का मान चेक कीजिए, तो y1 का मान क्या है, y है, y माइनस y2 का मान चेक कीजिए 5, y2 का मान चेक कीजिए 5, y2 का मान 5, स्क्वायर का स्क्वायर दूंगा, बस बड़ा ही आसान है, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है साथियों, तो x1 का मान फिर देखिए, फिर क्या है x1 का मान, अब सुनिए, अब ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, ओ ए के बीच की दूरी ना, तो केवल ओ और ए को देखा है, अब मैं ओ बी के बीच की दूरी, तो ए ओ को लेना है और बी को लेना है, इस मर्तबा इसे आपको नहीं लेना है। ठीक है साथियों, तो x1 का मान क्या होगा, 0 माइनस x2, इस मर्तबा x2 कौन बनेगा, ये बनेगा। अभी अगर मैं 3 निर्देशांक का चर्चा करूं तब तो ये x3 बनेगा, अभी इसको मैंने हटा दिया है, इनका ही यूज करना है, तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, x1 का मान 0, x2 का मान क्या बनेगा, -4, क्या बनेगा, -4। देखिए एक साथ यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, आपस में झगड़ा लड़ाई ना हो, इसलिए आपको एक छोटा सा क्या लगा देना है, ब्रैकेट लगा देना है, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिए x1 0 और x2 का मान -4, फिर y1 चेक कीजिए, y1 का मान y है माइनस, y2 का मान 3 है। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर कर देते, देखिए बड़ा ही आसानी से यहाँ पे बनेगा। ध्यान दीजिए साथियों, ध्यान देना आपको, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या बनेगा, हमें बताइए, सबसे पहले बताइए, अगर बीच में बराबर हो, इसके पास भी रूट है, इसके पास भी इधर भी रूट है, तो कट जाता है। ठीक है, ये रूट से ये रूट कट जाएगा, ये रूट से ये रूट कट जाएगा। अब देखिए बड़ा ही आसानी से बन गया, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, प्लस आप 9 दे वही बेहतर है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या बनेगा, सुनिए, -6 में से 0 गया तो -6, और फास्ट में करना है ना, और माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर कितना बनेगा, 36, तो मैं डायरेक्ट 36 दे रहा हूँ। ठीक, देखिए y-5 का होल स्क्वायर, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ूंगा, तो क्या बनेगा, y का स्क्वायर, फॉर्मूला a स्क्वायर, a अपना y है तो y का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू फॉर्मूला 2ab होता है, 2 इंटू a की जगह पे क्या है y, इंटू b की जगह पे क्या है 5, फिर फॉर्मूले में होता है b स्क्वायर, b अपना क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। सेम इधर आइए,
माइनस माइनस बनाओगे प्लस, 4 में 0 जोड़िए, 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर को जोड़िए, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 इंटू होता है फॉर्मूला में साथियों a b होता है, 2ab होता है, तो a y है और b क्या है 3 है, फिर होता है प्लस b स्क्वायर, b क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। बड़ा ही आसान दिया मुझे। सबसे पहले y स्क्वायर और इधर भी y स्क्वायर प्लस में, बीच में बराबर सेम सेम रहेगा ना तो बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। इधर देखिए आप, अब देखिए क्या होगा, 36 को ऐसे ही लिखिए, माइनस को ऐसे ही लिखिए, 2 पंचे कितना बनेगा साथियों 10, y का y प्लस 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25 बराबर 16 को अभी ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस इधर क्या बनेगा साथियों देखिए 2 तिया 6, एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट, ये माइनस का माइनस देना है और 2 तिया 6, y का y देना है और प्लस 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, y वाले को एक तरफ कीजिए और बिना y वाले को एक तरफ कर लीजिए, ठीक। तो माइनस 10y पहले से इस साइड है, 6y माइनस 6y, अगर मैं इसे इधर बुला लूं तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस 6y, ठीक। देखिए 16 और 9 कितना बनेगा साथियों, जोड़ूंगा तो 25, 36 और 25 कितना बनेगा बताइए हमें, 36 और 25 कितना बनेगा जल्दी बताइए, 3 2 5 और ये बन जाएगा 61, क्या बनेगा प्लस 61, क्या बनेगा देखिए ध्यान से देखिए, 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61 बनेगा। 61 प्लस में ना साथियों, अगर मैं बराबर के उस साइड भेज दूं तो माइनस 61, क्या बनेगा माइनस 61। ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, माइनस 10y में से 6y गया तो माइनस 4y, माइनस 4y क्या बनेगा माइनस 4y। इधर माइनस 61 में से 25 चले गया साथियों, माइनस 61 में से 25 चला गया तो माइनस 36 बचेगा, माइनस माइनस खत्म, 4 से काटूंगा, 4 एकम 4 और 4 9 36, तो y का मान 9, y का मान 9। देखिए बड़ा ही आसान सवाल है, मैंने बहुत धीरे धीरे बताया है ताकि आपको समझ में आए। ध्यान दीजिए, ध्यान देना आपको, ठीक, ध्यान दीजिए। मैं थोड़ा सा छोटा करके मैं पूरा का पूरा देखिए यहाँ इस प्रकार ऐसे बना है, बस ये रहा, ये आपका सवाल रहा है जो कि नियामक ज्यामिति से है। तो ये अपना 7वां प्रश्न था साथियों। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा। ये अपना 8वां प्रश्न है, ये अपना 8वां प्रश्न है साथियों, ये अपना 8वां प्रश्न है। कह रहा है कि एक थैले में, और ये कौन से चैप्टर से है, तो ये कौन से चैप्टर से है, ये है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी से है, ठीक है, ये प्रायिकता से है। ध्यान दीजिए, बड़ा ही आसान होता है ये बड़ा ही आसान होता है। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंद एक ही साइज की, छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। कृतिका बिना देखे थैले के अंदर झोंके, कृतिका बिना थैले के अंदर झुके हो गए हम, ठीक है, झुके, इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद, पहला सवाल, पीली होगी, लाल होगी, नीली होगी, तीनों निकालना बड़ा ही आसान है। सुनिए, जब ही आपको प्रायिकता से सवाल दे तो सबसे पहले आपको लिखना है इस तरह, कुल संभव परिणाम। क्या लिखना आपको, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। इसको आप जो है कुल संभव परिणाम, जिसको NS बोलते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। NS मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, हमारा जो PE का फॉर्मूला होता है, PE बराबर NE बट्टा NS, E अपना फॉर्मूला होता है। अगर प्रायिकता निकालना है साथियों तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। P क्या है, P है प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, E क्या है, इवेंट, इवेंट मतलब घटना, इवेंट मींस घटना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट। क्या है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब कुल संभव परिणामों की संख्या, घटना घटने की प्रायिकता, ठीक है, घटना घटने की संख्या, ठीक, ध्यान दीजिए। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए अपने को NS और NE का मान पता होना चाहिए, NS और NE का मान पता होना चाहिए। तो NS का मान ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, एक थैला है, देखिए इस प्रकार हमने एक थैला बनाया, थोड़ा अच्छा बना लेता हूँ, थोड़ा वाहियात बन गया, ठीक। यहाँ पे हम एक थैला बना रहा हूँ, ठीक, हमने एक थैला बनाया। सवाल में करा कि एक थैले में एक लाल गेंद, ध्यान दीजिए, एक थैले में एक लाल गेंद, एक लाल गेंद, फिर देखिए उसके बाद एक नीली गेंद है, एक नीली गेंद है, नीला, एक नीली गेंद है, ठीक है, एक नीली गेंद है, नीला थोड़ा सा ये हो गया क्या, ठीक है,
एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है, एक क्या है, पीली गेंद है साथियों, एक पीली गेंद। तो हमें बताइए इस थैले में टोटल कितने गेंद है साथियों, तो इस थैले में टोटल 3 ही गेंद है। हमें बताइए अगर जब 3 गेंद है तो चौथा गेंद आ सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं सर नहीं आ सकता, कैसे आ सकता है, चौथा गेंद आ ही नहीं सकता है। जब 3 गेंद है तो या तो लाल आ सकता है, या तो नीला आ सकता है, या तो पीला आ सकता है। क्या उजला आ सकता है, क्या सफेद आ सकता है? कभी नहीं, ये असंभव है, कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि उजला गेंद उसके अंदर है ही नहीं। ठीक, सुनिए, तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 3 होंगे। तो यहां पे आपको लिख लेना है कुल संभव परिणाम, इस तरह लिखना है कुल संभव परिणाम ns बराबर 3। क्या लिखना है? ns बराबर 3 लिखना साथियों, 3 लिखना है। अब देखिए क्या निकालना है, पहला नंबर में इस तरह आपको एक नंबर सिलेक्ट करना। एक नंबर है पीली होने की प्रायिकता, क्या लिखना है? पीली होने की घटना, इस तरह लिखना आपको, पीली होने की घटना, जिसको NE बोलते हैं, नंबर ऑफ इवेंट। पीली होने की घटना क्या है? हमें बताइए 3 वो गेंद में से एक ही गेंद क्या है? पीली है, तो वही पीली ना आ सकता है, उसके अलावा कैसे आ पाएगा? हमें बताइए 3 गेंद में से पीली गेंद की संख्या कितना है साथियों? 1 है, तो आपको 1 देना पड़ेगा। अब हमें बताइए NS और NE का मान हमें पता चल गया है, तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा साथियों? PE बराबर NE बट्टा NS, PE बराबर NE बट्टा NS। NE का मान चेक कीजिए, NE का मान कितना है साथियों? 1 और बट्टा में 3, 1 बट्टा 3। सुनिए हमें बताइए 3 गेंद है, एक लाल, एक नीला, एक पीला, 3 गेंद है। उसमें से सवाल में कह रहा है कि पीली होने की प्रायिकता, तो 3 में से हमें बताइए 3 गेंद है, उसमें से एक मर्तबा ऐसा हो सकता है, संभावना वाला चैप्टर है, 3 में से एक मर्तबा ऐसा हो सकता है कि कौन सा गेंद आ जाए? पीली गेंद। तो ये हो जाएगा 1/3 पीली गेंद होने की प्रोबेबिलिटी मींस प्रायिकता। हमें उम्मीद है कि आप बना लेंगे, ये भी बहुत बड़ा ही आसान है। लाल 1 था तो 1 और टोटल कितने हैं? 3, तो 1/3 इसका आंसर। फिर नीला गेंद भी 1 है तो 1, टोटल कितने गेंद है? तो 3 गेंद, 1/3 इसका आंसर, 1/3 इसका भी 1/3। तो जाने क्या सवाल में। अब हम लोग चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए साथियों, अभी पूरा का पूरा जब तक 10 प्रश्न नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक नहीं जाना है। ये अपना त्रिकोणमितीय जो सुनिए त्रिकोण, कितना मिनट हो गया? 1 घंटा पार होगा, शुरू बताया। दो मिनट बाकी है। पानी भी लीजिए, खत्म है पानी पिलाओ, चालू है ना? बचा है, होगा बचाओ, बहुत बचाओ। 10 GB बाकी है। 10 हो गए, अब हमको जल्दी हो गया, तुरंत हो गया। और 18 था ना, 9 नंबर आ गया, ये 9 नंबर सवाल। अच्छा भाई कट गया, 9 नंबर देखिए, 9 नंबर देना पड़ेगा। इसमें 10 नंबर, बाप रे बाप, ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का है। तो साथियों ये अपना 9वां प्रश्न है और ये ट्रिग्नोमेट्री से आया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में अपना 2 चैप्टर होता है, एक तो त्रिकोणमिति अनुपात होता है और एक त्रिकोणमिति सिद्ध करने वाला होता है, तादात्म्य करके होता है। तो ये अपना सिद्ध करने वाला है। ये अपना बराबर के इस साइड वाले को LHS बोलते हैं और बराबर के इस साइड वाले पार्ट को बोलते हैं RHS। तो LHS लेके चलना है और क्या ले आना है साथियों? RHS ले आना है। तो सबसे पहले आपको त्रिकोणमितीय वाले सवाल में लिखना पड़ेगा LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या साथियों? तो cot A माइनस cos A बट्टा में क्या हो जाएगा? तो cot A प्लस cos A। सुनिए कितने विद्यार्थी कहते हैं सर आपने इसमें क्या कर दिया, क्यों आखिर आप cot को चेंज कीजिएगा, cos को क्यों नहीं कीजिएगा? तो समझिए हमको लाना है cosec। क्या आपको फॉर्मूला याद है? cosec का फॉर्मूला क्या होता है? cosec का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। मतलब अगर थीटा की जगह पे a है तो यहाँ पे आपको a लिखना है, तो 1/sin है। हमें बताइए हमको जो आंसर लाना है उसमें cosec है, cosec a है ना, मतलब cosec a है। हमें बताइए जब तक मैं 1/sin a नहीं लाऊंगा तब तक cosec a कैसे बनेगा? तो हमें बताइए
लाना पड़ेगा, बिल्कुल लाना पड़ेगा, 1/sin और 1/sin लाना पड़ेगा। तो उनसे पहले साइन को तो लाना पड़ेगा। इसमें कहीं पर भी साइन है क्या? नहीं है। तो कुछ ऐसा फॉर्मूला बताइए साथियों, इन चारों में से कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाइए, बताइए जिसका किस में चेंज हो, जिसका साइन में चेंज हो। तो अपने पास एक फॉर्मूला है साथियों, अपने पास एक फॉर्मूला है cot A बराबर होता है साथियों cos A बट्टा sin A। देखिए साइन पकड़ा गया ना किसके फॉर्मूला में? cot के फॉर्मूला में। तो cos को अपने को कुछ नहीं करना है, किसको चेंज करना है? cot को चेंज करना है। तो cot A का फॉर्मूला होता है cos A बट्टा sin A। तो cot A को मैं हटा करके लिखूंगा cos A बट्टा sin A, ठीक, माइनस cos A को कुछ नहीं करना साथियों, cos A को कुछ नहीं करना, cos A का cos A हमने दिया, ठीक। जो मेन बट्टा है अपना, हमने मेन बट्टा दिया, बट्टा के नीचे भी कॉट को चेंज करना, ठीक। तो कॉट को अगर मैं चेंज करूं साथियों, फिर से वही फॉर्मूला क्या बनेगा? cos A बट्टा sin A प्लस cos को अपने को चेंज नहीं करना है, cos A को जैसे का तैसे रखना, ठीक। अब देखिए, अब हमें बताइए क्या करूंगा। क्या आपको बट्टा का घटाव आता? ये बट्टा का जोड़ है, ये बट्टा का घटाव। आइए बट्टा का घटाव करते हैं। ध्यान दीजिए, जब आपको बट्टा का घटाव करना हो कक्षा 10वीं के अकॉर्डिंग तो बड़ा ही फास्ट करना होता है। इसको इसके साथ गुना कीजिए, cos A को ऐसे लिखिए, cos A को ऐसे लिखिए, माइनस को ऐसे लिखिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए। तो sin A को cos A से गुना करेंगे, cos A को sin A से गुना करेंगे तो क्या होगा? cos A इंटू sin A, ठीक। cos A को sin A से गुना कीजिएगा तो cos A इंटू sin A। आपका जो मेन बट्टा है वो बट्टा देना है, सेम चीज करना है। cos A को ऐसे ही लिखना है, प्लस को ऐसे ही लिखना है, इसको इसके साथ क्या करना साथियों? गुना करना है। sin A को cos A से गुना करूंगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? cos A इंटू sin A, cos A इंटू sin A। हमें बताइए, अब बड़ा ही ध्यान से देखिए, हमने cot को sin में चेंज किया। अब कैसे भी करके आपको एक बट्टा क्या बनाना है? साइन बनाना है। हमको कैसे भी, हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा कि एक बट्टा साइन कैसे बनाया जा सकता है। तो मैं एक बट्टा साइन बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, ध्यान देना है आपको, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सुनिए, इस तरह अपन बताइए। अब मैं क्या करूंगा, इसके पास भी cos, इसके पास भी cos। क्या मैं cos कॉमन ले लूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल बिल्कुल लीजिए, तो कॉमन ले रहा हूं। देखिए cos A इसके पास भी है कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ। cos इसके पास भी है, cos इसके पास भी है, हमने बाहर कर लिया। तो इसके पास गुना में कुछ नहीं तो एक होता है साथियों। क्या होता है? एक होता है। तो एक तो बच जाएगा, एक बच जाएगा, बिल्कुल बचेगा। कहेगा सर बिल्कुल, cos A को हमने बाहर किया तो इसके गुना में एक होता है तो एक बच गया, ठीक। माइनस का माइनस रहेगा, और cos को हमने बाहर कर लिया तो क्या बचा? sin। क्या बचा? sin A। क्या बचा साथियों? sin A बचा, ठीक। अब देखिए बट्टा के नीचे देखिए, सेम चीज, cos को कॉमन कीजिए, इसको बाहर निकाल लीजिए। तो cos A को मैं कॉमन करूंगा, इसमें सिर्फ cos था तो बचेगा एक, प्लस है तो प्लस दूंगा मैं। cos को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा साथियों? sin A। हमें बताइए, क्या आपको कुछ दिख रहा है? क्या कोई कटेगा? कितने विद्यार्थी इसको इसके साथ काट देते हैं? अरे भैया ये क्या है? ये माइनस में है, ये प्लस में, कैसे कटेगा? या इधर भी तो देखो, इधर क्या है? cos A। ये cos A कट गया तो क्या बचा साथियों? तो 1 माइनस sin A का कोई फॉर्मूला होता है क्या? बिल्कुल। किसके रिस्पेक्ट में, किसके आधार पे चाहिए अपने को? तो cosec A में चाहिए। तो sin A बराबर होता है 1 बट्टा cosec A होता है, ठीक। तो 1 माइनस sin A का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 बट्टा cosec A। तो लिखना 1 बट्टा cosec A, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, एक को ऐसे लिखा, माइनस को ऐसे लिखा। sin A का फॉर्मूला 1 बट्टा cosec A, जो मेन बट्टा है वो मेन बट्टा देना आपको। सेम चीज करना है, 1 प्लस sin A का फॉर्मूला फिर से क्या होता है? 1 बट्टा cosec A होता है। हमें बताइए साथियों, अब मैं क्या करूंगा? क्या आपको भिन्न का घटाव दिख रहा है? यहाँ भिन्न का घटाव, ये भिन्न का जोड़, मतलब बट्टा का घटाव, बट्टा का घटाव। तो यहाँ पे मैं बट्टा का घटाव करूंगा, cosec A को 1 से ऐसे गुना करना आपको, ठीक। cosec A को 1 से गुना करूंगा तो क्या बनेगा? cosec A -1 का -1, -1 का -1। ध्यान दीजिए, cosec A को 1 से गुना किया तो cosec A -1 का -1 बट्टा, जो बट्टा के नीचे रहता है उसको देना होता है बट्टे के घटाव में, तो cosec A। फिर मेन बट्टा देना है, cosec A को 1 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? cosec A +1 का +1, और बट्टा के नीचे क्या देना है? क्या देना है? cosec A। हमें बताइए ये cosec A सेम है तो ये दोनों कट जाएगा। तो साथियों क्या बन गया अपना क्या आ गया? तो ये आ गया अपना
कॉसेक ए माइनस 1 बट्टा कॉसेक ए प्लस 1। हमें बताइए क्या हमें RHS में यही लाना था? आप कहिएगा बिल्कुल महोदय हमें यही लाना था, ये अपना RHS है, ये पूरा का पूरा आ गया। हमने LHS लेके चला था और RHS ले आया, तो यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे साथियों आपको लिख देना है LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। और इस प्रकार आपका ये सवाल बन गया, ये त्रिकोणमिति से था। अब हम लोग चलते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। देखिए ये अपना 10वां प्रश्न है जो कि ऊंचाई एवं दूरी से है। कौन से चैप्टर से साथियों? ये ऊंचाई एवं दूरी से है। ध्यान से, ऊंचाई एवं दूरी में सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर बनाना। कह रहा है कि ये 10वां प्रश्न है, ठीक है साथियों। भूमि के एक बिंदु से, आप कोई भी ले लीजिए, भूमि का एक बिंदु मैं ले लेता हूं, ठीक है। यहां से मैं यहां से ऐसे बना लेता हूं, ध्यान दीजिए, ये अपना हमने भूमि बना लिया, ठीक। भूमि का कोई बिंदु, इस बिंदु, ये अपना भूमि का एक बिंदु। कह रहा कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कोई मीनार बनाना पड़ेगा। आप चाहे तो यहां या फिर यहां, मैं यहां एक मीनार बना लेता हूं, ठीक है साथियों। हमने यहां पे एक मीनार बनाया, ध्यान दीजिए। भूमि का एक बिंदु ये और मीनार का पाद बिंदु ये, मीनार का शीर्ष ये हो गया चोटी और ये पाद बिंदु मतलब तल ये हुआ। सवाल को पकड़िए ध्यान से। भूमि के एक बिंदु से क्या कह रहा है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है साथियों वो कितने मीटर का है? वो है 30 मीटर का। कितने मीटर का? 30 मीटर। तो ध्यान दीजिए, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु के बीच का दूरी 30 मीटर। हमें बताइए, अब सवाल में कह रहा है कि मीनार के शिखर ये रहा का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री। याद रहे उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने के बनता है, ठीक है। यहां से हमेशा याद रखिएगा उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर देखने पे बनता है। अगर मैं यहां देख रहा हूं तो हमारा दृष्टि रेखा यहां पे, मैं इस लाइन को देख रहा हूं। अगर हमको ऊपर देखना है तो थोड़ा सा उठाना पड़ेगा अपने दृष्टि रेखा को, तो इस प्रकार कोण बनेगा। यहां पर जो कोण बनेगा नीचे से ऊपर की ओर देखने पे जो कोण बनेगा उसे कहा जाता है उन्नयन कोण साथियों। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण, ठीक। और ये अब एक एग्जाम्पल समझिए, आप धरती पे हैं, जमीन पे हैं, ऊपर कोई हवाई जहाज जा रहा है, उसको आप देख रहे हैं ना, तो आपके द्वारा बनाया गया कोण को उन्नयन कोण बोलेंगे। हवाई जहाज पे कोई बैठा हुआ है, वो आपको देख रहा है, उसके द्वारा बना हुआ कोण को अवनमन कोण बोलते हैं। अवनमन कोण बोलते हैं। ये बेसिक चीज आपको पता चल गया साथियों। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान देना पड़ा है, ध्यान तेज में देखना आपको, ठीक। तो यहां से यहां तक इस तरह एक रेखा मिला देना है। इसके यहां पे कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। इसका नाम ए रख देना है, इसका नाम बी रख देना है, इसका नाम सी रख देना है। ये अपना क्या हो गया? ये ए बी हो गया मीनार की ऊंचाई साथियों। ए बी क्या हो गया? मीनार की ऊंचाई। ए बी क्या हो गया? मीनार की ऊंचाई। हमें बताइए, एंगल के सामने वाले भुजा को पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? एंगल के सामने वाले भुजा को बोलते हैं पी। पी फॉर परपेंडिकुलर। और एंगल से लगा हुआ भुजा को बोलते हैं बी। बी फॉर बेस होता है। बी फॉर क्या होता है? बेस। तो इस तरह आपको लिख लेना है माना कि, इस तरह आपको लिखना सॉल्यूशन, इस तरह लिखना आपको सॉल्यूशन, ठीक है। ये अपना 10वां प्रश्न है। लिखना माना कि, क्या लिखना है? माना कि, इस तरह लिखना है माना कि मीनार की ऊंचाई, इस तरह लिखना आपको माना कि मीनार की ऊंचाई, ठीक है। माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी है। हमने ए बी जो ये है इसको मीनार की ऊंचाई मान लिया, हमें ए बी निकालना है। हमें बताइए कौन सा फॉर्मूला? हमें पी निकालना है बी की सहायता से। हमें पी निकालना है किसकी सहायता से साथियों? हमें पी निकालना है बी की सहायता से। वैसा फॉर्मूला जिसमें पी बट्टा बी आता हो तो वो केवल एक ही फॉर्मूला, उसका नाम है टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी। टेन ऐसे ही रहेगा। थीटा कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो 30 डिग्री का बन रहा है, तो 30 दूंगा मैं यहाँ पे। पी का मान, पी का नाम क्या है साथियों? तो पी का नाम ए बी। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा ए बी बट्टा बी। बी देखिए बी का कितना मान है? बी कितना है? तो बी है 30 मीटर। 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है बराबर ए बी बट्टा क्या हो जाएगा? 30 मीटर। जब भिन्न में हो और बीच में बराबर हो तो कोना कोनी गुना होता है। √3 को ए बी से गुना करूंगा तो क्या बनेगा? √3 ए बी बराबर 30 मीटर को 1 से गुना करूंगा तो क्या बनेगा साथियों? 30 मीटर। ए बी का मैं जैसे ही मान निकालूंगा 30 मीटर ऐसे ही रहेगा, जो गुना में होता है वो आगे बट्टा के नीचे चले जाता है, तो √3 बट्टा के नीचे। अब कहिएगा कि सर क्या यही अपना आंसर होने वाला है? तो नहीं साथियों, ध्यान दीजिए।
बट्टा के नीचे यदि रूट में कोई संख्या हो तो रूट को हटाने के लिए हरों का परमेकरण करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं हरों का परमेकरण करूंगा तो √3 जो रहेगा ना वही √3 ऊपर लिखना पड़ता है हरों के परमेकरण में। √3 देखिएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है, बट्टा के नीचे से खत्म हो जाएगा। ये √3 यहाँ लिखना पड़ता है, वही चीज को यहाँ लिखना पड़ता है। बड़ा ही ध्यान से हरों का परमेकरण सीखिए, कक्षा 9वीं में सिखाया जाता है। √3 जो रहेगा उसको यहाँ लिखना, उसको वही चीज को नीचे लिखना, ठीक, गुना कर देना। अब गुना कर देना, 30 मीटर को √3 से गुना करूंगा तो क्या बनेगा 30 √3 मीटर। ध्यान दीजिए साथियों, 30 मीटर को √3 से गुना करूंगा तो 30 √3 मीटर बट्टा, ध्यान दीजिए बट्टा √3 गुना होके होता है 3। अब काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 का पहाड़ा 10 मरतबा पढ़ेंगे तो कट जाएगा, तो 10 √3 मीटर हो जाएगा। 10 √3 मीटर। हमें बताइए, अब इस तरह आपको लिख देना, अतः मीनार की ऊंचाई लिखना है, अतः मीनार की ऊंचाई। और कितना हो गया साथियों, मीनार की ऊंचाई क्या बनेगा 10 √3 मीटर बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना था। हमने इस वीडियो में 10 चैप्टर का रिवीजन किया है। 10 चैप्टर से, हर एक चैप्टर से हमने एक एक प्रश्न सेलेक्ट किया था जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम में जाने से पहले इन 10 प्रश्न को एक मर्तबा देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, या 1-2 मर्तबा इस वीडियो को ही देख लीजिए, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो।